ओके बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर यस बेटा, मैं आपको उसकी फोटो शेयर कर दूंगा एक बार फिर से। बाय द वे, एग्जाम्पल 1 हम लोग को करना है। दिस इज द एग्जाम्पल 1, क्लास 12th, चैप्टर नेम इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके सामने, उसका एग्जाम्पल 1 हम लोग सबसे पहले करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है, और काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स में एग्जाम्पल 1 ही दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, एग्जाम्पल 1 को पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने में अभी भी कई सारे लोगों को प्रॉब्लम है, और वो इंडिविजुअल एक्स वाई जेड एक्सिस के भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो बच्चों, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है अगर ये एग्जाम में आएगा तो भी आप इसको गलती करके चले आओ, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। If a line makes 90 degree, 60 degree, 30 degree with a positive direction of x, y and z axis respectively, find its direction cosines. तो बच्चों, जब आपको डायरेक्शंस कोसाइंस पढ़ाए गए होंगे तो आप याद करिए, तो आपने उनका रिप्रेजेंटेशन किससे किया था? एल एम एन से। याद करिए, डायरेक्शन कोसाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल एल एम एन से होता है, और इनके स्क्वायर्स का सम जो होता है वो 1 होता है। तो बच्चों, एक रिलेशन आप पहले से भी जानते हैं कि डायरेक्शंस कोसाइंस के जो स्क्वायर का सम होता है वो 1 भी होता है। यानी अगर हम इस रिलेशन को लिखना चाहें ज्यादा जानकारी के लिए, तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या होता है? 1 होता है। और बच्चों, अगर हम एल को कहते हैं कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। एम को कहते हैं कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। एन को कहते हैं कॉस गामा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से एंगल जो बनाती है, मतलब ये जो एंगल का मेजरमेंट होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो बच्चों, ये जो लाइन है 3D में, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जेड एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फाइंड करती है वो है 90, 60 और 30। और बच्चों, अभी हमने बताया था कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो और अगर आपके पास एंगल्स गिवन हो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अल्फा आपके पास 90 है, यानी एल हो जाएगा आपका कॉस 90। एम हो जाएगा कॉस बीटा, बीटा आपका 60 है यानी कॉस 60। और एन हो जाएगा कॉस गामा, गामा यानी कि तीसरा एंगल जेड एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है वो 30 डिग्री है, यानी एन इज इक्वल टू कॉस 30। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना काफी आसान सा काम है। अगर आप डायरेक्शन कोसाइन समझ गए हैं तो ये जरूर याद रखिए कि उनके स्क्वायर्स का जो सम होता है वो 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम 1 नहीं होता है। बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? आई होप सबको पता पड़ गई होगी। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस में करना भी पड़ा होगा कि डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, उसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये एग्जांपल 2 अभी मैंने पैरेट कलर से मार्क किया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2, -1, -2, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यानी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन करना सिर्फ इतना होता है कि ये जो आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, जो एक वेक्टर की तरह आप कह सकते हैं, इसका मॉडुलस आप पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना? जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो भी एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस वेक्टर का मॉडुलस निकाल लीजिए। यानी आप मॉडुलस किसका निकालेंगे? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। जब बच्चों इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस आएगा 4 + 4 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3।
यानी कि अगर हम इंडिविजुअल किसको किसको 2 को -1 को -2 को अगर हम इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर आपने सैंपल पेपर्स देखे होंगे और मैंने भी आपको भेजे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई दिए होंगे एक एक नंबर में। तो बच्चों ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। और यदि आपको भरोसा ना हो कि ये डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं, तो आप इनके स्क्वायर्स का सम करिए। यानी जैसे आप इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे, यानी कि 2/3 का स्क्वायर प्लस -1/3 का स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर, जैसे आप इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे तो वो आपको 1 दिखने लगेगा। इसका मतलब आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन। बोलो भाई, सभी बच्चों को क्लियर है कि डायरेक्शन कोसाइन को किस तरह से देखा जाएगा? बोलो भाई, क्लियर है? ओके। तो मेरे ख्याल से अब आपके मन का भी काम हो रहा है। कई बच्चों ने इस पे हाथ खड़े किए थे कि सर ये बिल्कुल कम आता है, इसको एक बार बता दीजिए। तो ये मैंने उसी के आधार पे बनाए हैं और ये एग्जाम के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 पर हम लोग ध्यान देते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस। तुम कहोगे सर 2 पॉइंट्स अगर होते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो सर उसका तो स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपके पास किसी भी लाइन पे या तो आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स पता हो तो आप उनको माइनस करके, यानी कि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 अगर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। तो बच्चों ये तो एक स्टैंडर्ड की तरह भी ट्रीट होता है। ये स्टैंडर्ड सभी बच्चों को पता होगा कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, और अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो तुम कहोगे सर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो आ ही जाएंगे। जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे तो सर डायरेक्शन रेशियो भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस। और मॉडुलस निकालने के बाद डायरेक्शन रेशियो में हर वेक्टर को आई कैप वाले को, जे कैप वाले को, के कैप वाले को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन कोसाइन आ जाए। तो बच्चों देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे किस तरह से किया गया, और ये मैंने आपको बताया भी था अभी जस्ट कि अगर लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है आपको तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो आप किस तरह से निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और इससे जो वेक्टर आएगा उसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्शन रेशियो का कौन सा वेक्टर होगा, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, इसी के वेक्टर मॉडुलस से आप डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, डायरेक्शन, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकल के आएगा, डायरेक्शन कोसाइन। ओके। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 कई बच्चों का एग्जाम में गलत हो जाता है। एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 जैसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, होते एनसीईआरटी के ही हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता और आप भटकते रहते हो कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये अमूमन बच्चों का गलत होगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो बच्चों सभी बच्चे जानते हैं कि तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने एक्स वाई और जेड एक्सिस के। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, द एक्स एक्सिस मेक्स एंगल, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। वाई एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगी, जेड एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगी। यही तो होगा ना, द एक्स एक्सिस मेक्स 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज, तो अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो एक्स एक्सिस ही आपकी एक लाइन की तरह ट्रीट होगी,
और अगर एक्स एक्सिस आप लेंगे तो एक्स एक्सिस खुद से तो 0 ही बनाएगी, लेकिन ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वो दूसरी एक्सिस से 90 का एंगल बनाएगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, कोसाइंस होंगे वो होंगे L cos 0, L cos 90, L m cos 90। आप समझ गए होंगे किस तरह से लिखा जाता है। L इज इक्वल, मैंने बताया था L इज इक्वल टू cos अल्फा, m इज इक्वल टू cos बीटा, n इज इक्वल टू cos गामा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आपको पता है, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद से 0 डिग्री बनाएगी और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री बनाएगी। यानी अल्फा बीटा गामा क्या हो गया एक्स एक्सिस के लिए 0, 90, 90। यानी कि अगर आप cos 0, cos 90 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 100। उसी तरीके से बच्चों अगर आप y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो y एक्सिस एक लाइन की ट्रीट करेगी और y एक्सिस खुद अपने साथ एंगल क्या बनाएगी 0 डिग्री बनाएगी, लेकिन y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी, y एक्सिस z एक्सिस के साथ कितना बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। इसका मतलब अगर हम y एक्सिस के क्या लिखना चाहें डायरेक्शन कोसाइंस तो वो क्या होंगे, वो होंगे L cos 90, समझ गए ना, L इज इक्वल टू cos 90 cos 0 cos 90, तो ये होंगे। उसी तरीके से बच्चों z एक्सिस की बारी सबसे आखिरी में आती है, तो z एक्सिस पहले x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ 90 डिग्री और खुद के साथ 0 डिग्री, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे 0, 0, 1। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर बच्चों का गलत होता है, वो पता नहीं क्या सोच के किस तरीके से लिखते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन अब आप सही लिखिएगा कि अगर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अगर आपसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो वो लिखना आपके लिए बेहद आसान काम है। क्या होंगे वो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। बोलो भाई ठीक है। अगला एग्जाम्पल 5 लिखा है शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। लिखा है शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। ये आपको शो करना है, तो कैसे शो करेंगे इस बात को। पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, देखते हैं शायद वो एक ही लाइन पे लाई करें कि ना करें। तो सबसे पहले हम ए बी एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं और इस लाइन पर हमको 2 पॉइंट्स पता है ए और बी, तो हम उनके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। सिमिलरली हम BC लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, वो भी निकालेंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z। तो अगर आप ध्यान से देखें AB लाइन और BC लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं उनमें एक रिलेशन है। देखो क्या रिलेशन है, अगर आप -1, -5 और 7 को देखेंगे और 2, 10 और -14 को देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएंगे कि ये दोनों आपस में प्रपोर्शनल है। और तो भी ना समझ में आए तो आप देख लीजिए, इनको डिवाइड करके देख लीजिए, -1/2 इज इक्वल टू -5/10 इज इक्वल टू 7/-14। ये हर बार -1/2 ही आएगा, ये रेशियो हर बार सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल है, क्योंकि जब रेशियो सेम होती हैं तो लाइंस क्या होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। लेकिन यहां पर AB और BC में क्या पॉइंट कॉमन है दोनों में B, इसका मतलब ये कहां लाई करेंगे, ये एक ही लाइन पे ही लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट B क्या है दोनों में कॉमन हो चुका। इसका मतलब ABC क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि AB के आपने डायरेक्शन रेशियो निकाले, फिर BC के आपने डायरेक्शन रेशियो निकाले और उनमें पाया कि आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ये 100% पैरेलल हो गए, क्योंकि लाइंस के अगर डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब लेकिन B पॉइंट कॉमन है, तो B पॉइंट कॉमन होने की वजह से वो एक सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बन के उभर के आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये ABC कोलिनियर है। डिटरमिनेंट नहीं बना कर सकते क्या बेटा, डिटरमिनेंट? हाँ डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यस।
लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेंट काफी छोटा क्वेश्चन है, तो उसमें डिटर्मिनेंट आप देख लो, आपको नीड पड़ती है तो आप बना लो। ओके, तो 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। अब बच्चों ये एक्सरसाइज 11.1 है, ये आपके लिए काफी इजी है। आप कोशिश करिएगा कि एक्सरसाइज 11.1 को आप घर पे कंप्लीट करें, ताकि जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो सभी बच्चे यहाँ पे डाल दिए कि ये आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज 11.1 को जरूर आप लगाएं, क्योंकि यहीं से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज की डेट क्या है बच्चों, कोई बता सकता है? 19 अप्रैल। 19 अप्रैल, थैंक यू। तो 19 अप्रैल है आज की डेट। तो एक्सरसाइज 11.1 आप जरूर से जरूर करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन के कंसेप्ट बताए वही इसमें आपको दिए हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपसे पूछेंगे। अब आपकी बारी है, कुछ बातें अब हम आपसे पूछेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 11.2 पे, और इससे पहले हम आपसे एक बात जरूर पूछेंगे सभी बच्चों से। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे पूछेंगे, ख्याति से पूछ लेते हैं। ख्याति, ये बता सकती हो बेटा कि ख्याति, यहाँ बेटा स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, इस स्ट्रेट लाइन पे बेटा आपको 2 पॉइंट्स पता है। एक पॉइंट है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है ख्याति x2 y2 z2। तो ख्याति, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? ख्याति, आर यू इन क्लास? क्या तुम क्लास में हो बेटा? यस सर। तो बेटा बता सकती हो, अगर कोई लाइन है उस पे 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो क्या तुम इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकती हो? Equation of line passing through 2 points, the Cartesian form of the equation is, ओके, ख्याति नहीं बता पा रही है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हम ही आपको देते हैं। दिस इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसको आप इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग दूसरा स्टैंडर्ड पूछते हैं किसी और बच्चे से। अगर कोई लाइन है, अब उस लाइन में क्या प्रॉपर्टी है कि लाइन दिख ऐसी रही है, यानी कि लाइन आपको अभी दिख ऐसी रही है जैसे हमने बनाई थी। अब आप में थोड़े से चेंजेस किए गए। इस पे 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। और मैं अगर आपसे पूछूं, इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मैंने उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रखा है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम वेक्टर डिफाइन करते हैं तो कैसा दिखाई देगा? एक ऐसा दिखाई देगा, एक ऐसा दिखाई देगा। तो मैं कह रहा हूं आपको कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी, यानी ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका ओ ए वेक्टर है। अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो ओ ए वेक्टर आपका ए है और ओ बी वेक्टर आपका बी है। अब मैं आपसे पूछा चाहता हूं कि कोई बता सकता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी? दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस इज ओ बी वेक्टर, और दिस इज ए बी वेक्टर। Sir, equation of line in vector form. Uh, sir, तो some vector addition से sir आ जाए।
सर आ रही। ओके, तो बच्चों सारांश ने अभी जस्ट आंसर दिया, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट्स अगर किसी लाइन पे लाई करते हैं तो हम उसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ख्याति से पूछा था, ऊपर लिख के बताया है। अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स पता है तो भी हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। तो ये वेक्टर इक्वेशन है और वो कार्टेशियन इक्वेशन। तो बच्चों ये आपको प्रूफ नहीं करना है, बल्कि याद रखना है कि किसी भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स पता हो, चाहे उनके पोजीशन वेक्टर्स, चाहे वो पॉइंट्स आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तो आप लाइन की इक्वेशन दोनों फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेक्टर इक्वेशन, और ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो है कार्टेशियन इक्वेशन। कैसी है? कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों यहां पर अब काफी सारे क्वेश्चन हैं, उनको करने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो बच्चों आपको पता है, कोई भी लाइन अगर एक फिक्स पॉइंट से पास करती है और किसी गिवन लाइन के पैरेलल है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? उस लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। A आपका ये बच्चों पोजीशन वेक्टर है जो 1, 2, 3 के बराबर है, और B वेक्टर बच्चों आपका ये गिवन है जिसके ये लाइन पैरेलल है। तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। तो आप एक लाइन में इक्वेशन लिख सकते हो, बस आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड बताया कि लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। उसी तरीके से लाइन पर अगर एक पॉइंट पता है और हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, या लाइन जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। बी की वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो बच्चों ये बात पता होना चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड। R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अगर आप देखना चाहें तो ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन की इक्वेशन को, वो लाइन जो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन लाइन के पैरेलल। तो अगर आप उसको डायग्राम वाइज देखना चाहें तो डायग्राम वाइज भी देख सकते हैं, और ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A है। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन आपके सामने हुई R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ठीक है। अगर आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहें तो वो होती है x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c इज इक्वल टू लैम्डा। तो बच्चों दोनों फॉर्म्स में मैंने लाइन की इक्वेशन दिखा दी है, बस आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। जो ABC हैं वो गिवन लाइन के वेक्टर्स हैं। जैसे वेक्टर B जो होगा वो होता है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, लेकिन ये B और वो वाला B अलग अलग है, बस आपको देखने में थोड़ा सा अंतर समझना होगा। तो ये सभी बच्चों को ज्यादातर पता होगा कि किसी भी लाइन की इक्वेशन जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही हो और एक गिवन लाइन के पैरेलल हो, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ये सभी बच्चे जानते हैं। और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। इस तरह से हम लिखते हैं। बाकी धीरे धीरे आप सीखेंगे तभी आपका काम बनेगा। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 हर बच्चा अपनी कॉपी में करने की कोशिश करे। क्वेश्चन नंबर 6, तो वृंदा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कर सकती हो। मैं अभी इसको क्रॉप कर देता हूं, तो आप इसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बेहद आसान है, कोशिश करो वृंदा मेरे साथ करने की। इससे पहले तुमको समझ में आया कुछ वृंदा की बिल्कुल नहीं समझ में आया? सर आ गया समझ। जैसी ना आए तुरंत हमको सूचित करना कि सर आपने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया,
कृपया करके दोबारा बता दीजिए, हम आपको Okay, sir. दोबारा बता देंगे। वृंदा के, चलो बेटा करो, ये है वृंदा, स्टार्ट करो। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझने में असफल हैं तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। बस कोशिश करते रहिए हमारे साथ, आप एक स्टेज के बाद समझना चालू कर देंगे, तो आप बस कोशिश करनी है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन तो नहीं निकालनी, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकाल के आपको देंगे। तो पहले क्या है आपके पास, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, वो लाइन आप बना लीजिए। ये देखिए वो लाइन हमने बना ली है। ये लाइन किससे पास कर रही है, एक पॉइंट से। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -2, 4, -5, और ये लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल है, वो है गिवन लाइन, ये देखो उसके पैरेलल। और बच्चों हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाइन है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है अभी आपके सामने हम बना रहे हैं, ये जो लाइन है, अब मैं इसको बना करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास पहले से गिवन है, क्या गिवन है, x + 3/3, y - 4/5, z + 8/6। तो वृंदा बता सकती हो कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो वृंदा बताएगी सर वो 3, 5, 6 के प्रोपोर्शनल है ना। Yes. तो वृंदा बताएगी कि सर आपको निकालनी इक्वेशन इस लाइन की है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट पता है और ये लाइन जिसके पैरेलल है उस पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है वृंदा, वो होती है x - x1। तो माइनस माइनस, अगर आपको इक्वेशन नहीं पता है तो मैं आपको लिख देता हूं दोनों ही फॉर्म में। दिस इज x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। तो यहां पर x1 y1 z1 की जगह कौन सा पॉइंट है, वो है -2, 4, -5। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो होता है वेक्टर बी, वो है 3i कैप + 5j कैप + 6k कैप। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अब आंसर x - x1 by a, y - y1, y1 की जगह 4 है, by b, z - z1, z - z1 अपॉन c। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इक्वेशन आपके सामने लिख दी है, सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आंसर मैंने लिख दिया है x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर आप इस आंसर को किस फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है r = a + λb। क्योंकि लाइन पर एक पॉइंट पता है, उस पॉइंट को आप मान लेंगे पोजीशन वेक्टर a, और b वेक्टर आपको पता ही है जिसके वो पैरेलल है, यानी r = 3i कैप। तो उसको बाद मैं फिक्स पॉइंट लिख देता हूं, तो r = -2i कैप + 4j कैप। ध्यान से देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, -2i कैप + 4j कैप -5k कैप + लैम्डा टाइम्स b। b क्या है आपका, 3i कैप + 5j कैप + 6k कैप। तो वृंदा देखो मैंने दोनों ही फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दी है, कार्टेशियन फॉर्म में भी, वेक्टर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है। Yes, sir. तो वृंदा अभी भी क्या नहीं समझ में आया, फिर से पूछ लो। Sir, आ गया। पक्का कह रही हो? Yes, sir. अच्छा चलो पक्का, तो बात पक्की समझते हैं।
तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और आप मानेंगे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पेपर्स लगाए होंगे तो हर सेट में क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्म है। उन्होंने एक नंबर में सिर्फ इतना ही पूछा है कि अगर लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे सारे बच्चे टॉप करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो दुबे जी देख के ही बता देंगे। दुबे जी आप हैं क्लास में? सर 5 I cap minus 4 J cap plus 6 K cap plus lambda times 3 I cap 7 J cap plus 2 K cap। तो आप देख सकते हैं दुबे जी की रफ्तार आंसर बताने की। इन्होंने कहा कि सर ये इतनी देर से ही तो आप बता रहे हैं कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। वो होता है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो सर इसका फिक्स पॉइंट क्या हुआ? वो फिक्स पॉइंट हुआ जिसको आप वेक्टर ए भी कह सकते हैं। अगर आप वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो ए कहेंगे। दिस इज ए वेक्टर हो जाएगा आपका 5 I कैप माइनस 4 J कैप, और ये हो जाएगा प्लस 6 K कैप। ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे? x माइनस 5/3 y माइनस y1 अपॉन 7 z माइनस 6 अपॉन 2, इस तरह से। तो सभी बच्चों को फिक्स पॉइंट नजर आ रहा, वेक्टर बी भी नजर आ रहा, जिसके वो पैरेलल है, वो नीचे की तरफ होता है। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई जो दुबे जी ने पूरी रफ्तार के साथ बताई, बिना रुके, एक सांस में। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो ये बच्चों आंसर हो गया। कितना आसान आंसर, मतलब कोई भी देख के बता सकता है। लेकिन अभी भी कोई ऐसा क्लास में बच्चा हो जो एक सांस में आंसर ना बता पा रहे हो तो वो हमको अभी भी बता दे। हम उसको अभी भी सिखाने के लिए पूरे बैठे हुए हैं। तो आज क्लास में कृषांगी भी आई है। कृषांगी आपका स्वागत है। आप हैं क्लास में? यस सर। अच्छा ठीक है, कृषांगी की वीडियो वगैरह ऑन कर लिया करो, दिख भी जाए। ओके, तो बच्चों यहां तक आप लोग ने समझ गया होगा कि पहली एक्सरसाइज काफी इजी है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चों पहली एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी टाइप है, जिसको हम लोग हलवा भी कह सकते हैं। तो हलवा टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम लोग इस हलवे को खत्म करते हैं और दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान दें और इसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगी हमारी स्टूडेंट जिसका नाम है कृषांगी। कृषांगी लेकिन थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कृषांगी लेकिन जवाब दो भाई इस क्वेश्चन का। ओके, तो कृषांगी अगर जवाब नहीं दे पाई सही समय पे तो ये क्वेश्चन स्किप कर जाएगा फिर, और ये क्वेश्चन चला जाएगा कुशाग्र के पास। जी सर। ओके, कृषांगी तुम्हारी निकिता नहीं आ रही, उसकी तबीयत वगैरह खराब है क्या? सर वो कहीं गई है, वो बोल रही थी आज कहीं जाना था उसको। अच्छा, कहीं जाना था तो उसको कहना कि सर याद कर रहे थे, तुम आई नहीं थी। कहना सर ने 3-4 बार नाम बोला था तुम्हारा, तुम। और बेटा ठीक वो है। तुम्हारी एक सहेली है कृषांगी, बेटा वो अनुप्रीत कहाँ पर है? पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तो हमको लगा तुम लोग का ग्रुप वगैरह बना हुआ है, तुम लोग बताते ही नहीं हो।
ओके, तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करें, और सबसे पहले करेगी कृषांगी और उसके बाद करेगा कुशाग्र। सारांश का कहना है कि सर क्वेश्चन काफी इजी है, पहले क्वेश्चन को करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सर अभी अभी आपने बताया था कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। तो बच्चों हम आपको थोड़ी थोड़ी हिंट भी देंगे, और एक बच्चा जो हर बार सबसे पहले आंसर देता है उसी ने फिर से पहले से ही जवाब दिया है। तो बच्चों अगर आप लोग इस तरह से कॉर्पोरेट करके पढ़ोगे तो मैं आपको फिर जो जेईई मेंस के डिफिकल्ट टॉपिक है वो भी मैं आपको करा दूंगा दोबारा। आपको मेरे से बोलना पड़ेगा कि सर ये टॉपिक तो बड़ा डिफिकल्ट लगा था उस समय, एक बार दोबारा करा दीजिए, तो मैं आपको जरूर दोबारा करा दूंगा। सर 7 आंसर। देखो कृषांगी ने आंसर निकाला। कृषांगी अपना वीडियो तो ऑन करो, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ है वीडियो तुम्हारा। चलो अच्छा हम करते हैं, निकाला तो है, चलो मेहनत की है। ओके सभी बच्चे अपना वीडियो भी ऑन कर लिया करिए। ओके आंसर बताया करिए तो अपना वीडियो ऑन करके बताया करिए। चलिए बच्चों, तो 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3/2। तो बच्चों अगर ध्यान दो तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, इस तरह से। तो तुम कहोगे सर इसमें x का कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस कॉमन लेकर के उसको सेट कर लो। इसमें 7 है, उसमें से 7 कॉमन ले लो। ये तो एकदम ठीक ठाक हालत में, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। तो ये हो गया x माइनस 1 बाय माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2p बाय 7, z माइनस 3 अपॉन 2 हो गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वो है 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 बाय 1, 6 माइनस z बाय 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहले -7 कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा x माइनस 1, यही आएगा ना, -7x अपॉन 3p। ये तो पहले से बना हुआ है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। क्यों कृषांगी ऐसे किया ना? यस ओके अच्छा, कृषांगी अपना वीडियो ऑन कर रही है लेकिन उसका चेहरा नहीं आ रहा, अब समझ में आया शायद। सर क्या तो बच्चों ये है आपके सामने, इस तरह से आपने उसको कन्वर्ट कर लिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन है। और अगर बच्चों मन आपका शुद्ध है तो आप क्या करिए, मन शुद्ध होने का मतलब अगर आपने ऐसा ही किया तो आप क्या करिए, फिर इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। तो -3 इंटू -3p बाय 7 प्लस 1 इंटू 1, नहीं 1 इंटू 1 का, दिस इज 2p बाय 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ऐसा आपने किया। तो कृषांगी बेटा क्या आंसर आया था? सर गलत कर दिया सर, 7 आ रहा। अच्छा गलत, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि कुशाग्र हमको आंसर बता रहा है। क्या बता रहे हो बेटा? 70 upon So 11. 72 by 11. 42 by 11. हाँ कुछ वृंदा आपने आंसर क्या बताया बेटा? 70 upon 11. हाँ ये 70 अपॉन 11 ही मेरे को आंसर लग रहा है। तो उसमें बच्चों p की वैल्यू आएगी 70 अपॉन 11। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके उसमें क्वेश्चन बैंक्स में दिया हुआ है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है।
अब आप इसको आराम से समझ गए होंगे, कर भी सकते हैं, और घर में दोबारा करना चाहे तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेहनत आप हमारे साथ कर रहे हैं उसको जरूर करते रहिए, क्योंकि आप घर पे इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान दें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, यानी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन हम लोग 14 ना करके 15 करते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 में हमारे पास 2 काम हो जाएंगे। 15 को पहले 14 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्वेश्चन भी कर देंगे, तो 15 दो काम को कवर करेगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ एक ही आदमी जानता है। कौन जानता है? कुशाग्र। कुशाग्र बताएगा 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला बताना है। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब mod of B1 cross B2 dot product of A2 minus A1 divided by mod of B cross B1। हाँ, ठीक है। तो कोशिश करो बच्चों, ये क्वेश्चन नोट करिए, और इस बार जो है क्वेश्चन का जो जवाब देगा बच्चा, उसका नाम होगा कृष्ण जायसवाल। तो कृष्ण जायसवाल इस बार क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताएंगे कि इन 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। लेकिन कृष्ण का कहना है कि सर मेरे को तो फॉर्मूला तक पता ही नहीं अभी, तो मैंने कहा मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए इन रिटन। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला भी नहीं पता है वो एक बार फॉर्मूला देख लें तो उनको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए आपके पास 2 लाइंस है बच्चों, इधर ध्यान दे दीजिए। 2 मतलब ये 2 लाइंस है, हमें इन 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ये देखिए बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें, उनकी स्क्रीन पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया गया है। आराम से देखिए, क्वेश्चन को आजमाइए और क्वेश्चन को सफलतापूर्वक कर दीजिए। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। और ये 2 लाइंस नॉन पैरेलल होती हैं, और नॉन पैरेलल लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस भी कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon mod of B1 cross B2. This is the shortest distance between 2 lines. This is the shortest distance between 2 lines. ठीक है, तो कृष्ण अब कर लेगा। कृष्ण बेटा जल्दी करो, और कृष्णा नहीं कर पाएगा तो हम लोग फिर स्किप करेंगे क्वेश्चन, और उस बच्चे का नाम होगा माही। माही बताएगी फिर इस क्वेश्चन का आंसर, है ना बेटा? बताओगी ना? हाँ ठीक, ओके। तो फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाई दिया है, आपने देख लिया होगा फॉर्मूला अभी तक। इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करिए मजे के साथ, और धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए। क्वेश्चन आपसे होगा, भगाइएगा नहीं, गलत भी हो सकता है। तो ध्रुव ने आंसर निकाल दिया है, बहुत बढ़िया जवाब ध्रुव का। तो आपके पास है, सबसे पहले हम यहाँ हिंट भी देना चालू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो माही या कृष्ण में जिसका आ जाए सबसे पहले वो मेरे को बताएं। तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। A2 माइनस A1, ये A1 हो गया। A2 इसका लिख देते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप, ओके दुबे जी, प्लस 7k कैप, ये हो गया, ठीक है। B1 वेक्टर निकाल लेते हैं, दिस इज 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। B2 वेक्टर निकाल लेते हैं, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप।
ओके सारांश, अब हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। हम लोग पहले यहाँ B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। आइए निकालते हैं, I J K, ये हो गया 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। निकालिए, कैसे लिखेंगे? I क्या, दिस इज माइनस 6 प्लस 2 माइनस J, 7 माइनस 1 प्लस K, माइनस 14 प्लस 6, this is becomes minus 4i और माइनस 6j और माइनस का 8k, ये हो गया। यही आया B1 क्रॉस B2। अब आप इसका मॉडुलस भी ले लीजिएगा, तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस क्या आया? देखो कृषांगी ने बड़ी स्पीड के साथ किया और आखिर आंसर उसने बता ही दिया। कृषांगी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब A2 माइनस A1 वगैरह आप निकाल लेंगे कि हम करें? A2 माइनस A1 निकालो और उसका B1 क्रॉस B2 से डॉट प्रोडक्ट लो। तो ये बच्चों आपका A2 माइनस A1 भी हम लिख सकते हैं। A2 माइनस A1, दिस इज 3i माइनस माइनस i, दिस इज 4i, 5j माइनस माइनस यानी कि 6j, 7k माइनस माइनस यानी कि 8k। ये आ गया A2 माइनस A1। अगर A2 माइनस A1 का हम B1 क्रॉस B2 से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा? कहोगे सर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। कृष्ण का जायसवाल का भी आंसर आ गया है, लेकिन माही ने आंसर नहीं बताया। माही, चलिए निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। 4 इंटू माइनस 4 प्लस 6 इंटू माइनस 6 प्लस 8 इंटू माइनस 8। ऐसा ही कुछ किया होगा ना आप लोग ने, क्यों भाई? यस सर। तो ये है A2 माइनस A1 का डॉट लेना है B1 क्रॉस B2 से, और मॉडुलस है तो माइनस गायब हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और किस फॉर्मूले में पुट करिएगा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ओके माई, अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हो गया आपका आंसर, इसका मॉड। तो बच्चों आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो लर्न हो गया ना इस क्लास, और उसको अप्लाई करना भी आ गया कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में हम किस तरह से निकालें। ठीक है वृंदा? यस सर। ओके, तो दो लाइंस के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से निकालें ये आपको क्लियर हो गया। निगम जी नमस्कार, आप कहां पर थे अभी तक? मैं तो यहीं पर था सर। अच्छा, अभी आप दिखाई दिए इतनी देर बाद। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत देर से हूँ मैं। अच्छा, नहीं निगम जी कह रहे हैं, निगम जी, दुबे जी हम नहीं कह रहे हैं, सार्थक निगम, सार्थक निगम। बेटा आवाज आ रही है? समझ में आया कुछ? चलो अच्छा ठीक है, ओके। तो बच्चों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर हो गया है और सभी बच्चे खुश हैं। और साथ में आपको एक और बात भी जाननी होगी कि कभी कभी ये जो आपने दो नॉन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाली है, जिसको आप स्क्यू लाइंस भी कहते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने निकाली, कभी कभी ये दो नॉन पैरेलल लाइंस भी हो जाती है। तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको डायरेक्ट लिखना होता है। उसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे गिवन होता है कि अगर ये दो नॉन पैरेलल ना होकर के सीधा सीधा पैरेलल हो गई,
अगर पैरेलल हो गई तो दोनों के बी वेक्टर सेम होंगे, क्योंकि नॉन पैरेलल थी तभी B1 और B2 था, है कि नहीं? लेकिन अगर पैरेलल हो गई तो दोनों के बी वेक्टर सेम हो जाएंगे। भाई बी वेक्टर सेम होंगे तभी तो वो पैरेलल है। तो ऐसे केस में आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला लगेगा। दिस इज द shortest distance between two parallel lines. Shortest distance between two parallel lines, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फॉर्मूला बदल जाएगा। बस B1 क्रॉस B2 जो था वो B से रिप्लेस हो गया और बीच में डॉट जो है क्रॉस से आ गया है, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जरूरी ना हो कि वो स्क्यू लाइंस हो, वो पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। स्क्यू लाइंस आर ऑफनली कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। तो सभी बच्चों को मेरी आवाज अभी तक आ रही है? सभी बच्चे खुश हैं? और अभी तक अब सब बच्चे खुश हैं तो वो क्वेश्चन नंबर अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 और ये काफी बच्चों ने गलत किया था इतना समझाने के बाद भी, इसलिए अब आप इसको कर लीजिए कि ऐसा नहीं आप अभी भी गलती कर रहे हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 को क्रॉप कर दे रहा हूँ और आपके सामने दोबारा लगा रहा हूँ। पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ये है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देख करके काफी बच्चे धोखे में आ जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालनी है। बस करना ये होता है कि आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे? कहोगे सर इसमें आएगा 1i कैप माइनस 2j कैप। ध्यान से देखिए, 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस t टाइम्स माइनस i कैप माइनस j कैप, नहीं प्लस j कैप, t टाइम्स माइनस i कैप, t टाइम्स प्लस j कैप, t टाइम्स माइनस 2k कैप। तो बच्चों देखो फॉर्म बन गया लाइन का, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। बस लैम्डा की जगह इन्होंने यहाँ पे t लिखा हुआ है, इतना सा फर्क है, बाकी लाइन वही है। दूसरी लाइन देखो, दिस इज i कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप प्लस s टाइम्स i कैप, फिर प्लस का 2j कैप, फिर क्या आया माइनस का 2k कैप। ये हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया, बस लैम्डा और म्यू की जगह t और s उन्होंने उसमें मिक्स करके डाल दिए थे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपके पास a1 वेक्टर आ गया i माइनस 2j प्लस 3k, b1 वेक्टर आ गया माइनस i प्लस j माइनस 2k, a2 वेक्टर आ गया i माइनस j माइनस k, b2 वेक्टर आ गया i प्लस 2j माइनस 2k। अब आप कहेंगे सर सारी चीजें रेडी हैं, अब कर सकते हैं हम क्वेश्चन? कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए। फॉर्मूला लगाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। कैसे लगाएंगे? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। बोलो भाई समझ में आ गया? इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो अधीशा बेटा आपको सब समझ में आ गया? अधीशा
Yes, sir. ओके तो बच्चों इस एक्सरसाइज के आपसे सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप अगर लिख लें इस एक्सरसाइज को होमवर्क में तो काफी फायदा रहेगा आपके लिए। कोशिश करिएगा ये आपका होमवर्क बन जाए। और आज की डेट जो है 19th, तो बच्चों आपके सामने अब एक खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है, उसका कंसेप्ट देखें कितने बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो लेट्स वेट। तो द क्वेश्चन इज, रेडी हो जाइए। द क्वेश्चन इज, आपकी स्क्रीन पे आ गया। शो दैट द लाइंस x minus 1 by 3 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 5 and x plus 2 by 4 is equal to y minus 1 by 3 is equal to z plus 1 by minus 2 do not intersect। तो आपको ये शो करना है कि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें। तो इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होगा ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे कंसेप्ट भूल जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन के केस में ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जिसको मैंने डॉट से मार्क किया ब्लू कलर से, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट बच्चों कहां पे लाई करेगा? इस लाइन पे भी लाई करेगा और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है, अभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन जब आप पॉइंट निकालेंगे तो ये पॉइंट अलग अलग निकल करके आएगा। देखिए जरा, इसका मतलब ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कंसेप्ट लगाते कैसे, जरा उसको समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पहली लाइन है, लिखिए आंसर। जो पहली लाइन है उस पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करेंगे। ये देखिए पहली लाइन पे हमने एक जनरल पॉइंट एज्यूम किया लैम्डा। अब वो जनरल पॉइंट लिखते कैसे? मान लो वो जनरल पॉइंट P है, वो लिखेंगे कैसे? एक बार x माइनस 1 बाई 3 को लैम्डा कर दो तो वहां से x आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। एक बार y प्लस 1 बाई 2 को लैम्डा कर दो तो वहां से y आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1। सिमिलरली आप z के लिए लिख लो, ठीक है। अब आप क्या करो, दूसरी लाइन कंसिडर करो। दूसरी लाइन क्या है? x प्लस 2 बाई 4 is equal to y minus 1 by 3 z plus 1 by minus 2। इस पे एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लो, लेट्स से उसको आप म्यू मान लो, तो उस पे जनरल पॉइंट ले लो q, वो आएगा 4 म्यू माइनस 2, ठीक है। तो एक लैम्डा माना है, एक हमने म्यू मानना है। दिस इज 4 म्यू माइनस 2, 3 म्यू प्लस 1 माइनस 2 म्यू माइनस। तो हमने दोनों पॉइंट लाइन पर एक जनरल पॉइंट एज्यूम किया। अगर हम ध्यान से देखें
तो लैम्डा और म्यू की ऐसी कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए जिसपे पी और क्यू की जो पॉइंट्स की वैल्यू है वो सेम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम P का एक्स कोऑर्डिनेट और Q का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल करते हैं, यानी कि 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2। इससे एक आपकी इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को लिखिए जरा ढंग से। क्या बनेगी ये बनेगी 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, दिस इज माइनस 3। ये इक्वेशन बन गई 1। उसी तरीके से P और Q के वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल कर दीजिए। जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये दो इक्वेशंस आ गए, और हर हालत में इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर जो लैम्डा और म्यू निकलेंगे वो उनके z कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब उनके z कोऑर्डिनेट इन लैम्डा और म्यू पर इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आते हैं तो इंटरसेक्टिंग है, और इक्वल नहीं आते हैं तो फिर वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, इनको दोनों को लाइंस को सॉल्व करके आपको लैम्डा और म्यू की इक्वेशन निकाली। तो लैम्डा और म्यू क्या निकल के आए, क्या कोई बच्चा बता सकता है? तो एक बच्चा बता रहा है कि सर लैम्डा की वैल्यू आ रही है -17 और म्यू की वैल्यू आ रही है -12। एक बच्चे ने बताया लैम्डा की वैल्यू -17 है और म्यू की वैल्यू है -12। यस बेटा। अब आप क्या करिए, दोनों के z कोऑर्डिनेट इक्वल करिए जरा। तो 5 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू -2 म्यू -1 के इक्वल होनी चाहिए। क्या ऐसा है? चेक करिए, क्या 5 इंटू -17 प्लस 1 की वैल्यू -2 म्यू -1 के इक्वल है? जब आप चेक करोगे तो इक्वल नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स अगर ये इक्वल आती तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती, इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। यही आपको शो करना था। और मान लो इक्वल आ जाती तो लैम्डा और म्यू आपके एक्सेप्टेड होते, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कैसे निकालते, या तो P में लैम्डा की वैल्यू डाल लेते तो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता, या Q में म्यू की वैल्यू डाल देते तो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता। तो लेकिन ये इंटरसेक्टिंग है ही नहीं, तो काम ही खत्म यहां पर। क्यों भाई, समझ में आया क्वेश्चन? कृषांगी समझ में आया? यस सर। ओके। तो बेटा ये करने का कंसेप्ट था। क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। तो कभी भी इंटरसेक्टिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप एग्जाम में उनको बिल्कुल इसी तरीके से आजमाएंगे। वो क्वेश्चन इसी तरह से किए जाते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, और जो क्वेश्चन कराऊंगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इसलिए बिना पेशेंस लूज किए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, बल्कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करने का तरीका भी बता चुका हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the point 0, 2, 3 on line x plus 3 by 5, y minus 1 by 2, z plus 4 by 3. Also
अच्छा, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना है। तो वृंदा तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है बेटा निकालने? वृंदा की आवाज ही नहीं आ रही है, कहाँ चली गई तो वृंदा? देखो दिख गई। ओके ओके ओके, बैठी हुई है। तो वृंदा हम लोगों को करना क्या है कि एक पॉइंट है, उससे इस लाइन पे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। यानी वृंदा हमको पता है क्या निकालना है, हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी को कहते हैं। तो वृंदा कहेगी सर बहुत आसान है। हमने कहा कैसे? कहेगी सर सबसे पहले काम कर लीजिए। क्या काम कर लें? ये जो लाइन है उस पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जनरल पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। अब लाइन पे जनरल पॉइंट है तो वो कहीं भी हो सकता है। हम मान सकते हैं वो जनरल पॉइंट यहां पर है। ये देखो हमने उसको एल मान लिया। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या हुए? वो हुए 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -4। तो वृंदा कह रही है कि सर एल है कहां पर? हमने कहा बेटा ये एल है पॉइंट, ये देखो एल पॉइंट ये है। तो तुम कहोगे सर एल पॉइंट ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वही तो निकालना है, वो आपने एज्यूम कर लिया। हमने कहा हाँ किया तो है। क्यों किया? ताकि हम लैम्डा निकाल पाए, और लैम्डा निकाल के वापस एल में डाल देंगे तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे सर? हमने कहा पीएल लाइन इस गिवन लाइन के, पीएल लाइन इस गिवन लाइंस के क्या है? परपेंडिकुलर है ना? और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है। तो वृंदा कहेगी सर ये वाली लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो पता है कि वो 5, 2 और 3 है, लेकिन सर पीएल लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो पता नहीं है, वो कैसे निकालेंगे? अरे पीएल लाइन का मतलब उसपे पी पॉइंट पता है, एल पॉइंट पता है, तो क्या पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो पीएल लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे सर वो प्रोपोर्शनल होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्योंकि सर स्टार्टिंग में बताया था ना आपने कि अगर किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही तो लिखते हैं। और अब वृंदा कहेगी कि सर पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता पड़ गए हैं और गिवन लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो पता है। वो किसके प्रोपोर्शनल है? 5, 2, 3 के, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या कर देंगे? 0। क्या कर देंगे वृंदा? 0। तो वृंदा बताओ यहां से लैम्डा कितना आया? कितना आया? माही बता दो कितना आया लैम्डा? सब 1 आ रहा है। भाई गजब, तुम लोग अलर्ट बैठे हो क्लास में, हमें लग रहा था कुछ जवाब ही नहीं देगा। बहुत बढ़िया जवाब, लैम्डा एग्जैक्टली 1 आ रहा। बहुत स्पीड से माही ने किया, वाह भाई वाह। और अब ख्याति कहेगी कि सर लैम्डा तो निकल आया, तो आप एक काम कर लीजिए, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है यानी एल निकालना है, वहां पर सर लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, है ना? क्यों ख्याति? यस सर। ओके, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। लेकिन अगर कुशाग्र पूछ रहा है कि सर मान लीजिए हमें पी पॉइंट की इमेज पूछी जाती है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो हम कुशाग्र से कह रहे हैं
कि इमेज निकालने के लिए भी पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना पड़ता, फिर हम उसकी इमेज को मान लेते पी डैश और उसको लिख देते अल्फा बीटा गामा, और कहते कि जो एल पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, पी और पी डैश का। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम क्या निकाल लेते, हम निकाल लेते उसकी क्या, इमेज। तो इमेज भी निकाली जा सकती है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा, ध्यान, कि अगर कुशाग्र कहे कि सर इमेज निकाल दो, तो इमेज निकालने के लिए भी आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि जो एल पॉइंट है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो पी और पी डैश का क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता है, कैसे लगाते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये लगा करके क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों टाइम हो गया। तो बच्चों सेवा समाप्त करते हैं, टाइम हो गया है। धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, Thank you. थैंक यू सर।